स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पिछला अभी तक जो आपने पढ़ा वो समझ आ गया ना। हाँ, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा है। जहाँ तक हम ऑनलाइन क्लासेस में आज वाली क्लास में भी आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे हम नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था? लास्ट हमने छोड़ा था 1928 साइमन कमीशन इंडिया में आया, और उसमें साइमन, जो सर साइमन थे, उनके साथ पूरे 7 मेंबर्स जो ब्रिटिशर्स थे, जिसकी वजह से हमारे इंडियंस ने उसका विरोध किया एंड दे गेव ए स्लोगन साइमन गो बैक। तो उसके बाद क्या हुआ, 1929 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लॉर्ड इरविन अरेंज्ड दिस कॉन्फ्रेंस फॉर डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन, अब आप पूछोगे डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस ये होता है जिसमें कि हमारी इंटरनल गवर्नमेंट तो होगी इंडिया की, हमारी अपनी गवर्नमेंट होती है, लेकिन उस पे जो मेन हेड जो है वो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। तो इंडियंस को ये बात मंजूर नहीं थी। गांधी जी ने इवन मतलब कांग्रेस ने मना कर दिया उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। तो देन जवाहरलाल नेहरू के अंडर लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ, जिसमें डिसाइड किया गया कि वी विल डिमांड पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, and for that they decided that whole of the country will celebrate 26 January 1930 as complete independence day, यानी पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को सारे के सारे इंडियंस ये मनाएंगे। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स था वो इतना अच्छा नहीं आया, और उसके बाद अगला जो गांधी जी ने डिसाइड किया वो ये था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दैट इज वो था साल्ट मार्च एंड सीडीएम। सीडीएम का फुल फॉर्म है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इससे पहले ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जब गांधी जी ने ये अनाउंस किया, उससे पहले उन्होंने एक लेटर लिखी वाइसराय को, वाइसराय ब्रिटेन के वाइसराय को। उस लेटर में उन्होंने कितनी डिमांड्स रखी थी? 31 जनवरी 1930 को उन्होंने ये लेटर लिखी थी। डेट आप याद रखिए, कौन सी डेट थी? 31 जनवरी 1930 को। तो उसमें उन्होंने जो लेटर लिखी थी उसमें 11 डिमांड्स की थी, 11 मांगे मांगी थी, विच इंक्लूड वाइड रेंजिंग मीन्स कि इंडिया की जितनी भी अलग अलग कैटेगरीज के लोग थे, जो अलग अलग ग्रुप्स थे, उनकी जो मेन डिमांड्स थी वो सारी उन्होंने कवर करने की कोशिश की थी। बट मेन डिमांड वाज ऑन एबॉलिशिंग ऑफ साल्ट टैक्स एंड लुक इनटू लैंड रेवेन्यू। एक लैंड रेवेन्यू जो बहुत देना पड़ता था उसको कंसिडर किया जाए, कम किया जाए, और दूसरा साल्ट लॉ जो है वो अबॉलिश किया जाए। इवन मतलब साल्ट लॉ मीन्स इंडियंस को भी साल्ट बनाने की परमिशन दी जाए। इससे पहले क्या था? इससे पहले सिर्फ ये मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स के पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट की। बट ऑल दीज 11 डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय वाइसराय। वाइसराय ने उनकी कोई भी डिमांड नहीं मानी। गांधी जी ने 11 मार्च का अल्टीमेटम दिया था, मतलब 11 मार्च तक आप हमारी डिमांड्स मान लीजिए, और अगर नहीं मानी तो कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये गांधी जी ने कहा वाइसराय को कि 11 मार्च तक अगर आप हमारी डिमांड्स नहीं मानेंगे तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। क्योंकि उस समय तक जो मैंने पहले भी आपको बताया डिमांड्स में क्या था, उन्होंने साल्ट मार्च शुरू करना था। गवर्नमेंट हैड मोनोपोली ओवर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट, मतलब साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही मोनोपोली थी। और अब आप पूछोगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता क्या है, उसका मतलब क्या था? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब था नॉट ओबेइंग गवर्नमेंट लॉज। डिसओबीडियंस, ओबीडियंस होता है मानना, और डिसओबीडियंस हो गया नॉट ओबे, मतलब ओबे ही नहीं करना। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनको हम ओबे नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं, जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गई तो डांडी मार्च सबसे पहला जो हुआ वो लॉन्च कैसे हुई? गांधी जी स्टार्टेड विद 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, जो गांधी जी के खास जो लोग थे,
जो गांधी जी के साथ पूरा सहयोग करते थे, गांधी जी के साथ जो इस लड़ाई में साथ साथ थे, जो इंडिपेंडेंस चाहते थे गांधी जी के, वो ऐसे जो कॉन्फिडेंशियल वॉलंटियर्स थे 78 लोग, उनको साथ लेकर उन्होंने कितनी लंबी यात्रा की, 390 किलोमीटर्स, और स्टार्ट की साबरमती आश्रम से, और एंड कहाँ पर हुई, दांडी में। दांडी जगह का नाम है, समुंदर बीच, जहाँ पर गुजरात में, उस दांडी जगह की वजह से इस मार्च का नाम दांडी मार्च है। और ये स्टार्ट कब हुई, ये स्टार्ट हुई थी 11 मार्च तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, तो 12 मार्च को ये दांडी मार्च शुरू हो गया था, जो मैंने लिखा नहीं है, 12 मार्च को शुरू हो गया था। एंड दे रीच्ड दांडी ऑन 6 अप्रैल। ये दांडी जो इन्होंने 390 किलोमीटर्स की यात्रा की, तो ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे। दे वायलेटेड लॉ एंड मैन्युफैक्चर्ड साल्ट बाय बॉइलिंग वाटर बॉयल करके उन्होंने समुद्र के पानी को उबाल कर वहाँ से उन्होंने क्या बनाया, नमक बनाया, और इस तरह से उन्होंने नमक वाला कानून तोड़ा। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसके साथ ही ये पहला दिन था जब साल्ट लॉ ब्रोक किया, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अब बात आती है कि वाई दे टुक साल्ट, साल्ट ही क्यों लिया उन्होंने लॉ तोड़ने के लिए। साल्ट इसलिए लिया कि साल्ट इज रिलेटेड टू बोथ रिच एंड पुअर। गरीब भी साल्ट खाता है, अमीर भी साल्ट खाता है। खाना आप इतनी चुटकी भर जो साल्ट है होता थोड़ा सा है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर वो सब्ज़ी में ना हो तो हमें बेस्वादी लगेगी, हमें खाया ही नहीं जाएगा। तो हर कोई खाता था, गरीब भी खाता था, अमीर भी खाता था, तो एवरीवन वाज रिलेटेड टू साल्ट। दैट्स व्हाई ही टुक साल्ट एज एन इम्पॉर्टेंट, यू कैन से इम्पॉर्टेंट, काटो, that's why he took salt as an important weapon for struggle. Okay, तो अब जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया, तो अब इससे पहले हम ये बात कर लें कि अब आप कहोगे कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी किया, दोनों की बातें तो सेम थी, कुछ डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था कि जो नॉन कोऑपरेशन था वो था डोंट कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स, नो कोऑपरेशन विद ब्रिटिशर्स। उसमें सिर्फ यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमने किसी तरह की कोई कोऑपरेशन नहीं करनी है। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में डिसओबे करने के साथ साथ कोऑपरेट तो करना ही नहीं है, साथ में ब्रेक कॉलोनियल लॉज। उन्होंने कहा कि कॉलोनियल लॉज को भी ब्रेक करो, और एज ए रिजल्ट वहाँ क्या हुआ, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे चौकीदार टैक्स। वो जो चौकीदार टैक्स देते थे पीजेंट्स ने, किसानों ने वो मना कर दिया देना। और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट वाले लोग थे, जो फॉरेस्ट लैंड्स में रहते थे, उन्होंने भी फॉरेस्ट लॉज ब्रोक किए, और वो जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट से ब्रिटिशर्स के, वो उसमें घुस गए। तो ये जब ये सारी बातें हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत, तो फिर उसके रिजल्ट्स क्या आए। रिजल्ट्स में सबसे पहली बात, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो भड़क गई। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दे अरेस्टेड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया। एग्जाम्पल अब्दुल गफ़ार खान, ये याद रखना, अब्दुल गफ़ार खान मोहम्मदन लीडर थे। ये इनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब्दुल गफ़ार खान अरेस्ट हुए 1930 में, फिर गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, फिर और बहुत सारे नेता जो हैं वो अरेस्ट हो गए। जब लोगों ने सुना कि इतने लोग अरेस्ट हो गए हैं, तो लोगों ने क्या किया, दे अटैक्ड ऑन पुलिस पोस्ट्स, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, कोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन सारे इंस्टीट्यूशंस पर इन वर्कर्स ने अटैक कर दिया। जब नेचुरली जब इतने सारे अटैक्स एक साथ हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट अगला काम क्या करेगी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड ओवर इट। तो उन्होंने रिस्पॉन्स कैसे किया, जहाँ जहाँ पीसफुल लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर अटैक किया गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो विमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, औरतों को और बच्चों को उन्होंने मारा, बेरहमी से मारा ब्रिटिश पुलिस ने। और इन दिस अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। लगभग 1 लाख लोगों को उन्होंने जेलों में बंद कर दिया, अरेस्ट कर लिया। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी बच्चों कि मौका लगे तो गांधी मूवी ज़रूर देखिएगा। आपका पूरा का पूरा ये नेशनलिज्म इन इंडिया जो लेसन है कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपको ये चीज़ें ऐसे सामने दिखती हुई नज़र आएंगी। जो जो आप पढ़ रहे हो ना, ये सब आप उसमें देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप उसके साथ रिलेट करोगे।
ठीक है। तो देन जब ये सारे लोग अरेस्ट हो गए तो इसी बीच में क्या आ गया, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ गई। तो उसमें एक समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। पिछले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने मना कर दिया था कि आई वोंट पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट ही नाउ डिसाइडेड, ही एग्रीड फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी एग्रीड, वाई? बिकॉज ही डिमांडेड रिलीज ऑफ पोलिटिकल लीडर्स, कि जो जितने भी लोग जेल में, आपको पता है 1 लाख से ज़्यादा लोग जेल में कैद थे, तो जितने भी लोग जेलों में बंद थे उन्होंने कहा कि इनको पॉलिटिकल लीडर्स को स्पेशली रिलीज़ किया जाए। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड, ही रिटर्न बैक विदाउट गेटिंग एनी बेनिफिट। उनकी कोई भी मांग जो है वो मानी नहीं गई। और उसके साथ उल्टा उनको क्या नुकसान हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का? ये नुकसान हुआ कि कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। वहाँ से उन्होंने कांग्रेस को ही इलीगल कर दिया और गांधी जी वापस केम टू इंडिया, ही रीच टू इंडिया एंड ही स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सेकेंड। दूसरी मूवमेंट उन्होंने 1934 में दोबारा से डिक्लेयर किया कि हम 1932 में उन्होंने कहा कि हम दोबारा से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं। बट दिस टाइम दिस मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, क्योंकि कोई भी बात तो पूरी हुई नहीं थी, तो लोगों को भी धीरे धीरे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा। जैसे पीजेंट्स थे, अमीर और गरीब, दो तरह के, जो बिजनेसमैन थे, जो फिर ये इंडस्ट्रियलिस्ट से या इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, धीरे धीरे उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से अपने पाँव पीछे खींच लिए और दिस मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो यहाँ तक हम कवर करते हैं आज का चैप्टर। तो इससे आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा लास्ट नेशनलिज्म इन इंडिया पे लास्ट चैप्टर होगा, जिसमें हम पूना पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइमलाइन एक बार फिर से नज़र मार लीजिए, फिर हम इसके बाद कंटिन्यू, एक बार मैं आपको पूरी टाइमलाइन बताऊंगी। 1928 साइमन कमीशन, 1929 में रादर 3 चीज़ें हुई थी, मैंने यहाँ एक ही लिखी है क्योंकि 2 पहली आप पिछली टाइमलाइन में पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन आपने वो भी पढ़ा, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस हुआ था 1929 में ही, तो वो भी, उसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो। और उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गई, 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, और 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकेंड जो है वो लॉन्च की गई। तो आगे इसके साथ हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।